Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all know that we are watching our video of subject science 1, and let's start our chapter number 14, that is substances in common use. Okay. और ये जो चैप्टर है इसके पूर्व वीडियो में हमने ये देखिए एक चैप्टर 14 नंबर का चैप्टर हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे साल्ट, इम्पोर्टेंट साल्ट इन डेली लाइफ देखा था, और उसके बाद हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स देखे, और फिर हमने इसके पूर्व वीडियो में सम केमिकल सब्सटेंसेस, फूड कलर्स, इसेंस, आर्टिफिशियल कलर्स हमने देखे हुए हैं। आज जो हम लोग भाग देखने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा इसके बाद वाला पोर्शन, वो है डिओड्रेंट। डिओड्रेंट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये एक डिओड्रेंट यानी कि एक हमारे शरीर पर अगर दुर्गंध आती है तो उसको सहारने के लिए, उस दुर्गंध को हटाने के लिए जो बॉडी स्प्रे लगाया जाता है उसको हम लोग डिओड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, डिओड्रेंट यानी होता है दुर्गंधनाशक। दुर्गंधनाशक यानी कि जो हमारे पसीने के सूक्ष्मजीव होते हैं उनके विघटन से जो दुर्गंध आती है उस दुर्गंध को रोकने के लिए इस डिओड्रेंट का उपयोग किया जाता है कि जिससे ये दुर्गंध हट जाए। तो बॉडी ऑडर इज कॉज बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द स्वीट। मतलब हमें हमारे शरीर की दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि जो शरीर पर आने वाला पसीना होता है उसके सूक्ष्मजीव का विघटन हो जाता है, और उससे फिर दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, और उसी दुर्गंध को हटाने के लिए हम लोग डिओड्रेंट का उपयोग करते हैं। एवरीबडी लाइक्स अ फ्रेग्रेंट डिओड्रेंट टू रिमेन फ्रेश द होल डे। मतलब दिन भर प्रफुल्लित रहने के लिए प्रत्येकों को सुगंधित डिओड्रेंट लगाना बहुत पसंद आता है। आजकल देखा जाए तो स्कूल चिल्ड्रन यूज डिओ ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब आज अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो शालेय विद्यार्थी डिओ का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि ये क्यों नहीं अपनाना चाहिए, इसके भी कुछ फायदे, नुकसान यहाँ पे बताए गए बेटा। तो दिस लार्ज स्केल यूज ऑफ डिओ इन एडोलसेंस इज अ रिजल्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शोन ऑन टेलीविजन। मतलब जो बच्चों को डिओ इस्तेमाल करने के लिए टीवी पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उस विज्ञापनों के कारण ज़्यादातर यौन बच्चे, यौवन में आने वाले जो बच्चे हैं वो इसके तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो डिओड्रेंट कंटेन, इसमें डिओड्रेंट में क्या होता है? तो इसमें पैराबेंस यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल एंड ब्यूटाइल, ये पैराबेंस इसमें होते हैं बेटा। नामक अल्कोहल के प्रकार इसमें होते हैं, एंड अल्सो अल्कोहल इन अ लार्ज प्रोपोर्शन। और इसके अलावा अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रेजेंट होता है। एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आल्सो यूज। मतलब एल्यूमिनियम तथा सिलिका, ये यौगिक भी इसमें पाए जाते हैं बेटा, इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो इसके अभी 3 डिओ दिखाए गए हैं इसके प्रकार। पहला है ऑर्डिनरी डिओ, दूसरा है एंटी परस्पिरेंट डिओ, और तीसरा है बेटा क्लिनिकल डिओ। तो ऑर्डिनरी डिओ को हम लोग सामान्य डिओ कहते हैं कि इट कंटेन्स अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें बहुत कम मात्रा में एल्यूमिनियम होता है, और इट डिक्रीजेस द ऑर्डर ऑफ द स्वेट। ये क्या करता है कि पसीने की दुर्गंध को कम करता है। दूसरा डिओ है एंटी परस्पिरेंट डिओ, यानी कि पसीने रोकने वाले डिओ। मतलब हमारे पसीना ही नहीं निकलेगा ऐसा डिओ होता है वो, कि इससे क्या होता है कि दिस डिक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ स्वेटिंग, यानी कि पसीना स्रवित करने वाली ग्रंथियों का प्रमाण ही वो बंद कर देता है या कम कर देता है। इट कंटेन्स अबाउट 15% ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है 15%, और इसके कारण पसीना आने वाली ग्रंथियां पूर्णतः बंद हो जाती है, और ये नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है ना। तो तीसरा हम लोग देखते बड़ा क्लिनिकल डिओ यानी कि वैद्यकीय डिओ। तो सम पीपल स्वेट हेवीली एंड इट हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द स्किन। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसके घातक प्रभाव त्वचा पर भी होते हैं। तो क्लिनिकल डिओ इज मेंट फॉर सच पीपल। मतलब क्लिनिकल डिओ जो है वो ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है कि इसमें 20 से 25% एल्यूमिनियम होता है, एंड इट इज यूजिंग ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो डिओ है इसका उपयोग नाइट यानी कि रात में किया जा सकता है।
ठीक है बेटा। इसके बाद इसके कुछ दुष्परिणाम दिए गए, हार्मफुल इफेक्ट्स बताए गए। वो है कि एल्यूमिनियम होने की वजह से या जिरकोनियम कंपाउंड इसमें होने की वजह से दे आर द मोस्ट हार्मफुल केमिकल इन द डिओड्रेंट। यानी कि एल्यूमिनियम, जिरकोनियम ये यौगिक जो हैं वो डिओड्रेंट में सबसे घातक रसायन होते हैं। और डिसऑर्डर्स लाइक हेडेक, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हार्ट डिसीज आर लाइकली टू ऑकर विदाउट अवर नॉलेज। और इसके कारण हमें सिर दर्द, अस्थमा, श्वसन के विकार और हृदय के विकार जैसी व्याधियां भी हो सकती है। दूसरा इसका हार्मफुल इफेक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स एंड आल्सो स्किन कैंसर। मतलब इसमें हमें विभिन्न त्वचा के रोग और त्वचा का कर्क रोग भी होने की संभावना है ड्यू टू द एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। इसमें एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स होने की वजह से हमें डीओ का उपयोग करके स्किन ऑर्डर्स या स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ये डिओड्रेंट के बारे में आपको जानकारी बताई गई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले भाग की तरफ, वो है बेटा टेफ्लॉन। ओके, और ये टेफ्लॉन, ये जो भाग है यहाँ पर आपकी इसको आकृति भी दिखाई गई है कि कार को ये टेफ्लॉन किस तरह से लगाया जा रहा है ताकि ये चमक इसमें बरकरार रहे। ये सब टेफ्लॉन की कोटिंग किस तरह से हो रही है इस यंत्र द्वारा आपको दिखाया गया है। तो टेफ्लॉन इज यूज फॉर कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकिंग। मतलब टेफ्लॉन का उपयोग कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब खाना बनाने वाले बर्तनों में और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है कि जिससे जो कोटिंग होती है, उसकी जो परत होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए कि जिससे जो चिपकाहट रहती है किसी भी पदार्थ की, वो चिपकाहट उसमें न रहे। ठीक है, अवॉइड स्टिकिंग, ठीक है, चिपकने की प्रक्रिया जो टालने के लिए कुकिंग यूटेंसिल्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में टेफ्लॉन टेप का उपयोग किया जाता है बेटा। इट इज द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये जो टेफ्लॉन है ये एक टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है बेटा, मतलब इसका बहुलक है ये कह सकते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉय जे प्लंकेट ने इन 1938 में इसकी खोज की गई। और इसका केमिकल नेम पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी कि C2F4 टू द बेस N, ऐसा इसका ये केमिकल नेम है। ठीक है, और ये टेफ्लॉन टेप आपके दैनंदिन जीवन में देखा भी होगा किस तरह से दिखता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे, जैसे कि गुणधर्म इसके क्या है। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। मतलब वातावरण और रासायनिक पदार्थों का इस टेफ्लॉन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है नाइदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल। मतलब पानी और तेल ये दोनों पदार्थ टेफ्लॉन कोटिंग से बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। तो ये दूसरा इसका यूज हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में इसकी बताया गया। थर्ड है कि इन हाई टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस। मतलब मान लीजिए कि आप किसी बर्तन, टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन को गर्म करते हैं, है ना, तो वो हाई टेम्परेचर भी जलता नहीं या पिघलता भी नहीं है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा 327 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पॉइंट है टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स आर इजी टू क्लीन। मतलब टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल जो है वो आसानी से साफ किए जा सकते हैं, इसको धोया जा सकता है। ठीक है, यूजेस दिए गए हैं, 3 यूजेस हैं इसके कि टेफ्लॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेफ्लॉन जो है वो कुचालक है विद्युत धारा का, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। देयरफॉर टेफ्लॉन क्लाइडेड वायर्स एंड पार्ट्स आर यूज्ड टू हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। और इस वजह से, ये कुचालक होने की वजह से विद्युत आवरण वाले बहुत से विद्युत के तार या वस्तुएं जो है वो टेफ्लॉन का उपयोग करके बनाई जाती हैं। दूसरा है कि इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर। इसका जो उपयोग है रसोई के नॉन स्टिक वेयर तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है बेटा द कलर्ड मेटल शीट्स ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स आर गिवन अ टेफ्लॉन कोटिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रेन। जैसे दुपहिया और 4 पहिया वाहनों के रंगीन परते और तापमान का परिणाम या बरसात का परिणाम होने से या फिर उसे खराब होने से
बचाने के लिए टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। तो ये हो गया हमारा टेफ्लॉन के बारे में जानकारी। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग अ लेयर हार्डर देन पेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि लोहे की वस्तु पर जंग न लगने के लिए वस्तु के पृष्ठभाग पर रंग की अपेक्षा मतलब पेंट न लगाते हुए उस पर अधिक दृढ़ परत देने की पद्धति को पाउडर कोटिंग कहते हैं। यानी कि इसमें पाउडर कोटिंग में क्या होता है कि आयरन यानी कि लोहे पर जंग नहीं लगता। तो इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड अ पॉलीमर रेजिन अ पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मेल्ट मिक्स कूल्ड एंड ग्राउंड इनटू द यूनिफॉर्म पाउडर। इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में पॉलीमर रेजिन जो होता है कि एक रंग है, अब पिगमेंट और अन्य घटक एकत्र करके सम इंग्रेडिएंट्स को एकत्र करके उसको पिघलाया जाता है और उसे फिर ठंडा किया जाता है और ठंडा करके उस मिश्रण का बारीक चूर्ण बनाया जाता है बेटा। उस मिश्रण का बारीक चूर्ण बनाकर वो फिर स्प्रे किया जाता है। मतलब दिस पाउडर इज स्प्रेड ऑन द पॉलिश मेटल सरफेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन ESD पद्धत है, इसका उपयोग करके धातु के घिसे हुए भाग पर इस पाउडर का फव्वारा डालते हैं और इसमें पाउडर के कणों को स्थिर विद्युत आवेश भी दिया जाता है। आपने बहुत सारे कार कंपनीज में देखा होगा बेटा, उसमें ये पाउडर कोटिंग वाले रंगों का उपयोग किया जाता है। पाउडर स्प्रे वाले से उसे स्प्रे किया जाता है और उसको कलर किया जाता है। In this method, the particles of powder are given an electrostatic charge, due to which a uniform layer of a powder stick to the metal surface. इसमें क्या होता है कि इसमें पाउडर के कणों को स्थिर विद्युत आवेश दिया जाता है और इस कारण उसकी ऐसी परत धातु के पृष्ठभाग पर चिपकती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको परफॉर्मेंस यानी कि आउटपुट देती है। देन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड इन द ओवन अलॉन्ग विद द कोटिंग। इसके बाद इस परत के साथ वस्तु को भट्टी में गर्म किया जाता है। केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन दिस लेयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन। और इसे भट्टी में गर्म करने के बाद जब ये परत रासायनिक अभिक्रिया होने से अधिक लंबाई के बहुलक जाल निर्मित करती है, क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन इसमें बनाती है बेटा। इसमें ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है भट्टी में उस वजह से। और फिर दिस पाउडर कोटिंग इज हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। और उसके बाद ये पाउडर कोटिंग बहुत ज़्यादा टिकाऊ, दृढ़ और आकर्षक बनती है बेटा। और पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक एंड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड इन अ डे टू डे एज वेल। तो ये जो पाउडर कोटिंग है वो हमारे दैनंदिन उपयोग के जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड MDF हो गया पर पाउडर कोटिंग की जा सकती है। तो कहाँ पर की जा सकती है, इसमें आपको यहाँ पे बताया गया कि प्लास्टिक और MDF पर इसकी पाउडर कोटिंग की जा सकती है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट पोर्शन एनोडाइजिंग। ठीक है, अब एनोडाइजिंग क्या है कि इसे जब एल्यूमिनियम की धातु, एल्यूमिनियम का कोई भी पदार्थ आप देख लीजिए कि उसकी पृष्ठभाग पर हवा के साथ अभिक्रिया होने से उसका रंग बदल जाता है। तो एनोडीकरण ये जो प्रक्रिया है, एनोडाइजिंग जो प्रक्रिया है, उससे ऐसी परत बनाई जाती है कि वो उसका अपघटन पद्धति मतलब जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति जो है, तो इस द्वारा ये थिकनेस बढ़ ही रहे और वो इसका केमिकल रिएक्शन होने से उसको बचा सके, इसके लिए एनोडाइजेशन पद्धति का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें बोला गया कि अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म नेचुरली ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर। मतलब एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। और एनोडाइजेशन ऐसी प्रोसेस है कि ये लेयर मतलब एनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा यह परत वांछित मोटाई की बनाई जा सकती है और इसी लेयर को क्या बनाया जाता है बेटा, मोटा बनाया जाता है कि इसका रंग ना बदले या फिर इसकी हवा के साथ जो प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया को जारी रहते हुए इसकी परत बड़ी बनाया जाए। एनोडाइजिंग इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये प्रक्रिया कैसे की जा सकती है, विद्युत अपघटन पद्धति से एनोडाइजिंग की जा सकती है। डाइल्यूट एसिड इज टेकन इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज डिप्ड
इन इट एज द एनोड। तो ये प्रक्रिया कैसी होती है बेटा कि इस सेल में एक डाइल्यूट एसिड हमको लेना होता है और उसमें एल्यूमिनियम की वस्तु को एनोड पर डुबोकर रखना होता है, और फिर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट द एनोड। और जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड पे रिलीज होता है। दो इलेक्ट्रोड आपको पता है, दो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस एनोड पर रिलीज होती है, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑकर्स एंड लेयर ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द एनोड। और इस तरह से ये रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होने की वजह से ऑक्सीजन जो निकलती है एनोड गैस पर, वो उसकी लेयर जो है वो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में एनोड पर बनती जाती है, जहां पर हमने एल्यूमिनियम लगाया हुआ है, दैट इज द आयरन आर्टिकल। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन आर्टिकल कहते हैं। दिस लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय एडिंग कलर इन द सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इस बीच सेल के रंग डालकर इस परत को आकर्षक बनाया जा सकता है। मतलब सेल जो भी आप यूज करेंगे उसमें रंग भी आप डाल सकते हैं जिससे ये पदार्थ आकर्षित बने। और we use anodized cooking utensils like griddles and cookers। जैसे कि इस तवे में कुकर जैसे रसोई के विभिन्न बर्तनों को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और वह क्यों, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति से एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए दिखते हैं, इसलिए हम लोग इसका कुकर्स में इसको यूज कर सकते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे पाठ के आखिरी भाग की तरफ, वो है सिरेमिक। तो इसमें तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, सिरेमिक। सिरेमिक जो है वो हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है कि जिसको कैसे बनाया जाता है बेटा, फॉर्म बाय नीडिंग एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वाटर एंड देन शेपिंग इट एंड हार्डनिंग इट बाय हीटिंग। मतलब ये सिरेमिक को हिंदी में मृत्तिका कहा जाता है बेटा, कि मृत्तिका ये जो अर्थ है वो अकार्बनिक पदार्थ है ऐसा कि जिसको पानी में मिश्रित करके फिर उसको आकार देकर भून कर तैयार किया गया ऊष्मारोधी पदार्थ है, ठीक है। और ये सिरामिक मिट्टी से बनाया जाता है। तो कुम्हार द्वारा बनाई गई छोटी मटकी या फिर मटका या फिर जैसे बर्तन होते हैं, घर की छत पर लगाने वाले खपरेल या निर्माण कार्य की ईंटें, कप प्लेट, टेरिकोटा की वस्तु सभी हमारे पास दिखाई देने वाली मृत्तिका के उदाहरण हैं। ये सब सिरेमिक्स के उदाहरण हैं। तो मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, कंस्ट्रक्शन ब्रिक पैटर्न, टेराकोटा आर्टिकल्स, पॉट मेड बाय पॉटर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन सिरेमिक्स आर्टिकल दैट वी सी अराउंड। मतलब इसे बहुत ज़्यादा ऊष्मारोधी पदार्थ में इसको भून कर तैयार किया जाता है बेटा, ठीक है। जैसे कि दिस इज हाउ अ सिरेमिक आर्टिकल इज मेड। ये सिरेमिक आर्टिकल कैसे बनाया गया है इसमें आपको जानकारी बताई गई है कि वो ना क्ले इज नीड इन वाटर। मतलब जब भी इस मिट्टी को पानी में मिश्रित करते हैं तो उसे आकार देकर भट्टी में 1000 से 1150 डिग्री सेल्सियस से तापमान पर भूनते हैं और ये मृत्तिका तैयार करते हैं। उसके बाद इसमें रंग डाला जाता है। रंगमयता निकालने के लिए भुने गए बर्तन पर मिश्रित किया गया कांच का चूर्ण लगाते हैं। टू ओवरकम द पोरोसिटी द फायर्ड ऑब्जेक्ट इज covered with a finely ground glass powder suspended in water and is then fired again। और उसके बाद बर्तन पे मिश्रित किया गया कांच का चूर्ण लगाने पर इन्हें इस बर्तन को पुनः क्या किया जाता है बेटा, भूनते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना मटकी के ऊपर लगे हुए, वो पूरे के पूरे बुझ जाते हैं। और बुझने के बाद इसे दोबारा जब ये ग्लास पाउडर के आवरण से इसे और बनाया जाता है तो इसे भूनते हैं, और उसके बाद एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ सिरेमिक बिकम शाइनी एंड इट्स पोरोसिटी डिसअपियर। तो इससे क्या होता है कि सिरेमिक के पृष्ठभाग की रंध्रमयता, मतलब ये पोरोसिटी जो होती है, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और वह चमकीला बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको पोर्सेलिन, बोन चाइना और एडवांस सिरेमिक्स के बारे में जो जानकारी बताई गई है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्सेलिन है, पार्सेलिन एक कठोर और सफ़ेद रंग की मृत्तिका होती है और इसको बनाने के लिए वाइट क्ले का यूज़ किया जाता है बेटा, जिसको काओलिन कहते हैं। वो चाइना में मिलता है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया, ग्लास, ग्रेनाइट और मिनरल फेल्ड्सपेर जैसे खनिज को मिश्रित करके उसमें पानी डालकर मलते हैं और वाइट क्ले को, और पानी डालकर मलने के बाद तैयार हुए मिश्रण को आकार देकर भट्टी में रखते हैं।
फिर उसे 1200 से लेकर 1450 डिग्री सेल्सियस पर भूनते हैं और भूनने के बाद आकर्षक ग्लेज लगाकर पुनः भूनने पर उसे पार्सिलिन के सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं। और ये प्रयोगशाला में बहुत सारे बर्तन हमें इसके बने हुए नजर आते बेटा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बोन चाइना। बोन चाइना एक केओलिन बोन चाइना जो है वो सम एनिमल्स बोन का ऐश, मतलब जानवरों के जो हड्डियां होती है उनके राख से बनाया गया ये बोन चाइना का एक पदार्थ है कि जिसे मिक्स किया जाता है चाइना क्ले के साथ। ठीक है, मतलब ये प्राणियों की हड्डियों की राख से फील्ड्स पर खनिज या बारीक सिलिका के साथ मिश्रित किया जाता है और आगे की प्रक्रिया जैसे हमने पार्सिलिन की हुई है वैसे ही की जाती है और ये भी पार्सिलिन की तरह कठोर बनता है बोन चाइना। दिस सिरामिक इज हार्डर देन पार्सिलिन, पार्सिलिन से भी ये कठोर बनता है। और फिर आखिरी में आपको यहाँ पे बताया गया बेटा एडवांस सिरामिक। एडवांस सिरामिक जो है वो एक प्रगत सिरामिक है, एडवांस सिरामिक है कि जिसमें बिना मिट्टी के इसे बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ रखे गए, तो एल्यूमिना, फिर जिरकोनिया, सिलिका जैसे कुछ केमिकल्स इसमें डाले गए हैं और सम अदर कंपाउंड लाइक यौगिक जैसे कोई सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, ऐसे कुछ पदार्थ इसमें सभी एक साथ मिश्रित किए जाते हैं कि जो मिट्टी की तरह रूपरेखा बनाकर इसमें दिखने लगते हैं। मिट्टी हमने बिल्कुल भी नहीं ली है जैसे कुछ अन्य यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इस मृत्तिका को मतलब दिस सिरामिक रिक्वायर्स टेम्परेचर, भूनने के लिए कितना समय लगता है 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस इसमें लगता है टेम्परेचर। और ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर फॉर फायरिंग, और इसमें ऑक्सीजन रहित वातावरण की भी आवश्यकता होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंटरिंग, और इस प्रोसेस को प्रक्रिया को सिंटरिंग भी कहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर दिए बेटा। आज हमारा ये जो साइंस 1 का चैप्टर है ये हमारा खत्म हुआ है और ये साइंस 1 के प्रश्नोत्तर जरूर आप ढूंढ के अपने कॉपी में लिख कर रखिए। बहुत आसान से प्रश्नोत्तर है, आप लोग आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद आने वाले आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।